गुड मॉर्निंग ईएचपी डॉक्टर्स एंड गुड मॉर्निंग ईएचपी फैमिलीज़। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमोशंस के, जो शायद बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे क्लासेस में शायद सही तरीके से नहीं बताए जा रहे हैं। कुछ अनाप शनाप कहानियों के तहत बताया जा रहा है। तो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसके हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को जानना ही चाहिए या फिर प्रैक्टिस में इसकी ज़रूरत है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके प्रमोशंस यानी कि प्रचार प्रसार के लिए। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा काउंट सीजर मैटी के बारे में बात करते हैं। काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत 1865 ईस्वी में स्थापित किया था। ये सभी लोग जानते हैं इस बात को। जब तक वे जीवित रहें तब तक पैथी के लिए कुछ न कुछ करते रहें। मैटी ने कितनी दवाएं बनाई, इसका कितने लिखित वर्णन है कितने का लिखित वर्णन मिलता है और कुछ का नहीं भी मिलता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग वर्णन मिलता है। मैटी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे रोगियों को ठीक किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण रोम का सेंट थेरेसास हॉस्पिटल है, जिसके वार्षिक रिपोर्ट में बोलोगना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पासयुक्सी एमडी ने लिखा है कि मैटी की दवाएं परीक्षण में बहुत कारगर साबित हुई हैं। यह उस समय का एक माना हुआ सरकारी हॉस्पिटल था जिसमें मैटी ने अपनी दवाओं का सरकारी तौर पर परीक्षण किया था। मैटी के जीवन काल में पूरे यूरोप देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैल चुकी थी और भारत में भी पैर बढ़ाने लगी थी। डॉक्टर फादर मुलर के हॉस्पिटल में काउंट सीजर मैटी आए थे और वहाँ पर 2500 रुपये दान में दिए थे, जिसका स्टोन हॉस्पिटल में लगा हुआ है यानी लिखित प्रमाण है। इस तरह राधा माधव हल्दर सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भारत में लाए थे। इसके बाद एनएल सिन्हा, एसपी श्रीवास्तव, बीएम कुलकर्णी और बहुत सारे लोग हो गए हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर बड़ा काम किया है। इस पैथी पर बहुत सा लिटरेचर भी लिखा गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि जितनी पुस्तकें हैं उतनी बातें हैं। सबके अलग अलग सिद्धांत है, सबका अलग अलग मत है। आज तक कोई एक मत नहीं हो पाया, सभी लोग अलग अलग ही रह गए। किसी ने भी कभी कोशिश नहीं किया कि एक दूसरे को समझा जाए और एक दूसरे को समझ के इस पैथी को आगे बढ़ाया जाए। कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि औषधि बनाने का मैटी ने फॉर्मूला मुझे दिया, परंतु बाद में इनकी कलाई खुल गई, इनके पोल खुल गए। कुछ लोगों ने कहा कि मैटी की लिखी हुई कुछ पुस्तकें भी हैं मेरे पास, लेकिन यह बात भी सही साबित नहीं हुई क्योंकि मैटी ने कोई पुस्तक लिखी ही नहीं थी। उन्होंने इसे एक सीक्रेट रेमेडी की तरह रखा था। उन्होंने दवाओं का तो प्रचार किया था, उसके औषधि गुण लोगों को बताया था, पर उसके फॉर्मूले किसी को नहीं बताया था। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था, सबको पता है। काउंट सीजर मैटी के दामाद, जिनका नाम एम बी मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फॉर्मूले प्रकाशित किए, जेसो के माध्यम से, जो आईएसओ के कहा जा सकता है, के माध्यम से प्रकाशित किया था। इसके बाद 1914 में ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं बोलोगना में न बनकर जर्मनी में बनने लगी थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत में ही नहीं, लंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन, रूस इत्यादि अनेक देशों में फैली हुई थी। मैटी के समय में ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ दवाओं का मांग बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, जिसे पूरी कर पाना बहुत कठिन हो रहा था। तब काउंट सीजर मैटी के दामाद ने दवा बनाने का जो अधिकार है वो जर्मनी के डॉक्टर, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना भी होगा उनका, थूडर क्रास को दे दिया था। तब से दवाई जर्मनी में ही बनने लगी और वहीं से विश्व भर में भेजी जाने लगी। जो आज हम लोग कहते हैं कि नई पैथी है, ये नई नहीं है, ये उस समय ही भेजी जाने लगी। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जनवरी 1993 में आईएसओ के वर्क रीजनल बर्ग जर्मनी को एक लेटर लिखा था, जिसमें वहाँ से दवाएं मांगने के विषय में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में एक लिटरेचर आया था
जेएसओ का कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ मेडिसिन ट्रीटमेंट एंड इट्स मेडिकेमेंट्स नामक छोटी सी पुस्तक थी जिसमें बहुत कम पेज थे, और एक इंफॉर्मेशन आई थी कि हम 50,000 मूल्य के, यानी कि उसको कहेंगे तो 5,000 डीएम के से कम की दवाएं नहीं भेज पाएंगे। प्रत्येक ऑर्डर 5,000 डीएम का होगा, ये आया था। इसका मतलब हुआ कि 1993 तक वहाँ दवाइयाँ तैयार हो रही थीं। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। पोस्टकर्ता जो कुछ भी उस समय लिखता था उसको लोग पढ़ते थे, लेकिन 1993 से लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर काम कर रहा था, जिसके परिणाम में ओड फोर्स, कोवेशन, एस्पेरिक एसेंस, डाइल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, औषधियों की संख्या, पौधों की संख्या, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के में प्रयोग होने वाला औषधीय तत्व आदि पर होने वाला समस्त विवादों का हल मिल चुका है। साथ ही उन तमाम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं जो अक्सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में किए जाते हैं और उनके उत्तर नहीं मिल पाते हैं। इस संदर्भ में मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, जिस पॉइंट को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद मैं अपने गंतव्य को, अपने वाक्यों को ख़त्म करूंगा। जिसके लिए पहला पॉइंट है, लेखक अपने हिसाब से समझाता है कि वह समस्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर चुका है, लेकिन प्रश्न अनेक होते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकता है। ये इसलिए किया जाता है कि शायद ऐसा लेखक सोचता है जो कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछने पे जो मैं नहीं जानता हूँ वो क्वेश्चन आया और मैं उस पर रिसर्च कर सकूँ। दूसरा, भारत में भी कुछ लोगों ने जेसो का नाम से मिलती जुलती नाम की कोई कंपनियां बना रखी हैं जो लोगों को गुमराह करती है और अच्छे मेडिसिन्स नहीं देती हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, पोस्टकर्ता किसी भी प्रकार से अपने को विद्वान नहीं साबित करता है, लेकिन यह अवश्य साबित करता है कि उसके द्वारा तैयार की गई औषधियाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही हैं। इन औषधियों को वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि सिद्ध कर सकता है। यहाँ तक समझ में आ रही है। चौथा पॉइंट के बारे में बात करें तो इस बात का भी विश्वास दिलाना चाहता है, जिसने भी उसमें किताब लिखी थी वो इस बात का भी विश्वास दिलाना चाहता है कि वह जिस प्रकार से औषधि तैयार करता है वह 100% यानी 100% जो लिखा है उसी तरह का है। और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो जानना ज़रूरी है, 2012 का है, यानी कि रिसेंट कह लेंगे कि अभी इस वक्त का है। 2012 तक औषधियाँ तैयार करता था वो कंपनी, अब वह किसी प्रकार से औषधियाँ नहीं तैयार करता, केवल अब वो मार्गदर्शन करता है, यानी कि लोगों को समझाने का काम करता है। ज़्यादा बड़ा कंटेंट को नहीं दूंगा क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। हर किसी को इसके इतिहास का पता होना चाहिए। इसलिए नहीं किसी को बताना है, इसलिए नहीं कि ये जानने से हमारे क्लास में नंबर आएंगे या फिर हम ज़्यादा साबित कर पाएंगे, लेकिन यह है कि उस समय के मनोभाव को समझना ज़रूरी है कि उस समय क्या चल रहा था, कैसे हिंदुस्तान में, और कैसे मैटी जी ने अपने सारे चीज़ों को कार्यकलाप किया। मैं 1 बाय 1 इसको समझाने की कोशिश करता रहूँगा जो कुछ मुझे समझ में आता है। और आप लोग इस ऑडियो को सुनकर इसको याद करने की ज़रूरत है, लेकिन दिमाग में इस बात को रखिए कि जो लोग भी किताब में पढ़ा रहे हैं वो कुत्ते और बिल्ली का पानी में डूबना और खुजली ठीक करना वो 100% सही नहीं है। तो आप लोग अपने दिमाग को लगाएं और अपने पैथी को आगे करने की कोशिश करें, और सबका मत एक हो, इसलिए भी ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसके साथ अपने मैं ऑडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रोपैथी एंड जय आवर फैमिली।